तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़े थे? 2D और 3D पढ़ रहे थे। 2D में त्रिभुज हो चुका था, चतुर्भुज के बारे में चर्चा हो रही थी। चतुर्भुज में जो है आयत पढ़ चुके थे और वर्ग पढ़ चुके थे। समांतर चतुर्भुज पढ़ना है इसमें। समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज होता क्या है? डिफिनीशन पढ़ चुके थे, केवल परिभाषा देखना है। परिभाषा पढ़ चुके थे, फार्मूला देखना है। गलती हो गई, क्या देखना है? फार्मूला। इधर देखिए, इसकी यह ऊंचाई अगर ले लें हम, इसकी ये ऊंचाई h ले लें और यह आधार ले लें, आधार a ले लें, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बस ऊंचाई गुणे आधार होता है। ऊंचाई जो रहेगा और जो आधार रहेगा इसका गुणा कर देंगे, तो ऊंचाई गुणे आधार होता है। यह फार्मूला है, ऊंचाई गुणे आधार होता है। ऊंचाई को इस फिगर में हम h माने हैं और आधार को क्या माने? a। तो बस यह हम जान जाएं कि ऊंचाई गुणे आधार, अगर ऊंचाई और आधार का गुणा कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसकी परिमाप की अगर बात कर लें, किसका? परिमाप की अगर बात कर लें तो यह a है, तो यह भी क्या होगा? a है। इसको अगर हम b मान लें, यह साइड b मान लेंगे तो इसके सीध में यह भी क्या होगा? b होगा। तो यह देखिए, इस साइड को और इस साइड को, इस भुजा को और इस भुजा को हम आसन्न भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भुजा कहते हैं। तो यह परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो a b और फिर a और b जोड़ देंगे तो a प्लस b प्लस a प्लस b, तो a 2a हैं और b कितने हैं? 2b हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यह a धन b होगा और यह a और यह b, इसको आसन्न भुजा कहेंगे। तो इस प्रकार से 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो इस 2 फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ, एक यह और एक यह। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह ऊंचाई गुणे आधार होता है और जो परिमाप होता है वह क्या है? 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। यह फार्मूला नोट करिए आप लोग। तो यह दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। एक यह है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह ऊंचाई गुणे आधार होता है, और एक यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्या है कि परिमाप, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है 2 गुणे आसन्न भुजाओं का योग। इसके बाद हम समलंब की ओर देखेंगे, समलंब वाला, ट्राइपेजियम वाला देखेंगे। यह पैरेललोग्राम वाला था। तो समलंब में जो है इस तरह देखेंगे, समलंब चतुर्भुज, डिफिनीशन पढ़ चुके थे कि एक युग्म समांतर हो और एक युग्म क्या हो? असमांतर हो। तो इसमें हम इस तरह से, और एक बड़ा सा, यह दोनों समांतर थे और यह असमांतर हैं, तो यह समलंब है। और इस समलंब का जो क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो इसका जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ये क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला आएगा समलंब, तो 1/2 जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणे
इसकी ऊंचाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ऊंचाई ले लेंगे। तो हम इस तरह कह लें 1/2 गुणे यह भुजा और यह भुजा समांतर भुजा है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इस तरह से यह फार्मूला है। ठीक, तो यहाँ अगर यह भुजा अगर ए मान लें और यह भुजा बी मान लें और इसकी एक हाइट होगी जो यह ऊंचाई एच होगी, तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 यह समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा में क्या, यहाँ से यहाँ यह ए है और यहाँ से यह बी है, तो ए धन बी लिखेंगे और गुणे ऊंचाई क्या है, एच है। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में ए धन बी गुणे एच। ए और बी जो है वह समांतर भुजाएं हैं, ए और बी। या इस तरह शब्दों में बोल सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होगा। ठीक ना। इसका परिमाप की बात कर लें, समलंब चतुर्भुज का परिमाप, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। चाहे वह अगर आयत है, आयत में भी चारों भुजाओं का योग होगा, वर्ग है तो वर्ग में भी चारों भुजाओं का योग होगा। और इससे पहले समांतर चतुर्भुज की बात हुई थी, उसमें भी चारों भुजाओं का योग होगा, इसमें भी चारों भुजाओं का योग होगा। ठीक ना। रंबस रहेगा, समचतुर्भुज रहेगा तो उसमें भी वही है। तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो यह ए बी, तो यह अपने से सी मान लें और यह डी मान लें, तो सबको योग कर देंगे तो ए धन सी धन बी धन डी, बस यह परिमाप इसका यही आएगा। ठीक ना। इसे नोट करिए, फिर हम इसके बाद समचतुर्भुज देखेंगे। इसके बाद अच्छा एक बार और सुन लीजिए, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला हुआ 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यह योग है गुणे ऊंचाई, एक यह, और परिमाप में चारों भुजाओं का योग करना है और इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद सम चतुर्भुज में देखेंगे। सम चतुर्भुज, यह सम चतुर्भुज होता क्या है? रंबस होता है सम चतुर्भुज। यह सम चतुर्भुज रंबस के में देखेंगे तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। तो एक इस तरह से हम बनाएंगे तो चारों भुजाएं बराबर होंगे, विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, तो यह सम चतुर्भुज होता है। तो इसके अगर विकर्ण या अगर देख लें तो यह अगर विकर्ण D1 का है और इसका यह विकर्ण क्या है, D2 है। ठीक ना। अगर रंबस की अगर बात कर लें तो इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 क्या बोलेंगे, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो फार्मूला सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो यह 1/2 होगा विकर्णों का गुणनफल D1 गुणे D2। यहाँ विकर्ण D1 और D2 आया है। अच्छा, इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगे, चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर। या अगर भुजा ए लेंगे तो सब ए आएंगे। ठीक ना। तो इसका जो परिमाप की अगर बात कर लें, परिमाप, तो परिमाप 4 गुणे भुजा होगा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ 2 फार्मूला मिला आपको, एक यह, तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वह 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और एक यहाँ मिल रहा है क्या है, परिमाप। सम चतुर्भुज का जो परिमाप होगा 4 गुणे भुजा। ठीक ना। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम का यह 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये नोट करिए।
सुनिए, वृत्त, अब इसके बाद वृत्त है, वह वृत्त में देखें सर्कल। यह सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या है कि बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय, बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। मतलब यह बिंदु इससे, यह बिंदु इससे, यह बिंदु इससे और यह बिंदु इससे, सभी यह दूरियां जो हैं अचर हो, नियत हो, समान दूरी पर हो। तो यह सब जो आएगा, यह सब बिंदु ही हैं, यह सब बिंदुओं का एक ऐसा समूह हो जाए जो एक निश्चित, इसको निश्चित बिंदु कहेंगे, जो एक निश्चित बिंदु से यह दूरियां क्या हो, समान हो। बिंदुओं का एक ऐसा समूह, यह समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो यह वृत्त की परिभाषा हो गई। तो यहाँ यह वृत्त देखिए, यह एक वृत्त है, इसकी यदि यह त्रिज्या r है तो यहाँ 3 बात सीखिए। एक तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास का जो फार्मूला होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ त्रिज्या को r से अगर कहें तो 2r होता है, और व्यास को d, डायमीटर कहते हैं d, तो d बराबर क्या हो गया, 2r। अगर हम शब्दों में बोलेंगे तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। और एक बात यहाँ यह देखना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह पाई और त्रिज्या का स्क्वायर होता है। यहाँ त्रिज्या लिख दे रहा हूँ पहले, तो पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या है, r है, तो पाई r का स्क्वायर। रेडियस, यह क्षेत्रफल को एरिया कहेंगे, एरिया इसलिए a बराबर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। और इसमें एक चीज और देखेंगे, तीसरी बात, वृत्त का परिमाप कहिए, और यहाँ तो परिधि होता है, तो परिमाप भी शब्द मिल जाएगा। तो वृत्त का जो परिमाप या परिधि कहेंगे तो वह 2 पाई गुणे त्रिज्या होती है, 2 पाई गुणे त्रिज्या। तो 2 पाई त्रिज्या r है तो 2 पाई r। देखिए यह परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं, इसलिए c बराबर से लिखेंगे, और परिमाप को तो पेरीमीटर कहते हैं, p लिख सकते हैं। तो यहाँ c बराबर 2 पाई r हुआ, a बराबर पाई r स्क्वायर, और d व्यास 2r। तो ये तीनों फार्मूला क्षेत्रमिति की दृष्टि से ये वृत्त में ये 3 फार्मूले हुए हैं, ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। यह वृत्त का व्यास d बराबर 2r हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर हो गया, और वृत्त का परिमाप 2 पाई r हो गया। एक बात और सुन लीजिए, इसमें अगर यह अर्धवृत्त रहेगा, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त रहेगा तो जो यह वृत्त के क्षेत्रफल की जगह क्या होगा, वह अर्धवृत्त लग जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसमें यह जो है उस 2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 पाई r स्क्वायर है, यह अर्धवृत्त में आ जाएगा। एक चीज और जान जाइए, वलय, वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय की बात कर लें यहाँ, तो यह एक वृत्त है, एक इस तरह से, तो यह हिस्सा आपके वृत्ताकार वलय में आएगा, यह हिस्सा क्या आएगा, वृत्ताकार वलय में आएगा। और इस वृत्ताकार वलय का जो अगर क्षेत्रफल अगर निकालने की बात कर लें तो इसकी 2 रेडियस होगी। कितने रेडियस होगी, 2 रेडियस होगी। एक यहाँ से यह बाहरी तक
इसकी रेडियस कैपिटल आर कह रहा हूं, और यहां से यह छोटी रेडियस वह आर है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल जो आएगा वह पाई, जैसे हम पाई आर स्क्वायर पढ़े थे ना, वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर पढ़े थे, तो बस यहाँ आर की जगह जो परिवर्तन हो रहा है यह R2 होगा, R2 का स्क्वायर माइनस यह R1 का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से यह फर्क होता क्या है, सबसे पहले जो है यह बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर यह छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यह छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही वाला हिस्सा बचेगा, और इसी हिस्से को वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं, ठीक ना। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक ना। जहां आर जो है बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, भीतरी त्रिज्या है, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए, ठीक। ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है। यह 2D के जितने पार्ट हिस्से थे हम लोग कवर कर चुके हैं। अब 3D में, जैसे क्षेत्रमिति में जो 3D के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो 3D में क्या क्या आएगा। पहले तो अगर हम कह दें तो घनाभ आ रहा है, क्या आ रहा है, घनाभ आ रहा है, क्यूबाइड। तो जैसे अगर एक बुक ले लिया जाए, यह एक बुक ले लिया जाए, तो यह घनाभ के आकार का है पूरा बुक, ठीक ना। जो डस्टर होता है वह भी घनाभ के आकार का होता है, ठीक। इस बुक में एक चीज और देख लीजिए, छोटी बुक ले लो, जैसे ये अभी आपका क्या है, घनाभ के आकार का है, ये पूरी बुक क्या है, घनाभ के आकार का है। तो इसमें फलक की बात करेंगे, फलक, तो यह जो प्लेन है यह फलक है, तो एक फलक, यह नीचे भी इसी तरह होगा, 2 फलक, यह होगा 3 और यह होगा 4, और यह भी एक फलक है 5, और इस साइड भी एक फलक है 6। इसमें 6 फलक हैं। कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। अगर फिगर इसका अगर घनाभ का बनाया जाए तो इस तरह से, पहले जानते हैं क्या बनाएंगे, आयत बनाइएगा, आयत बनाने के बाद फिर एक और आयत बनाइएगा, देख लीजिए किस तरह फिगर बना रहे हैं, इस तरह एक और बनाइएगा, फिर इससे यह मिलाइए, इससे यह मिलाइए, इससे यह मिलाइए, इससे यह, तो यह एक घनाभ बन जाएगा। यह क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। इस घनाभ में अगर आप देखेंगे तो इसकी यह लंबाई है, यह इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई b है, यह ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या है, EH, ऊंचाई क्या है इसकी, EH है। तो इसमें ज़्यादा टाइम न लेकर इसमें यह चीज़ जानिए कि इसमें फलक की संख्या कितनी थी, इस घनाभ में 6 थी। फलक कितने हैं, 6 हैं। कोरे, कोरे में देखिए, मतलब भुजाएं साइड, 1 2 यह 3 और यह 4, 4 इस साइड है, 4 इस साइड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और एक यह है, ठीक ना, एक यह कोर है, एक यह कोर है, तो 8 9 10, और एक कोर यह है और एक कोर यह है, तो कितने हो जाएंगे, 12। तो फलक इसमें 6 होते हैं और कोरों की संख्या इसमें क्या है, 12 है, ठीक ना। शीर्ष की बात कर लें, वर्टेक्स की बात कर लें, तो 1 2 यह 3 और यह 4, 4 इधर हो गए, 5 6 7 8, शीर्ष इसमें क्या है, 8 है। तो शीर्ष इसमें कितने होते हैं, 8 हैं। फलक कितने इसमें, 6 हैं। कोरे कितने हैं इसमें, कोरों की संख्या क्या है इसमें, 12 है, ठीक ना। ये छोटी छोटी बातें थी। तो यह घनाभ आपका 3D में है, घनाभ किस में है, 3D में है।
तो घनाभ का यहाँ देखेंगे, घनाभ का पहले हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से चलना है हमें, और आयतन के। तो घनाभ का आयतन, यहाँ घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो LBH होता है। और इसमें घनाभ का विकर्ण भी होता है। तो घनाभ का जो विकर्ण का जो फार्मूला है वो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब यहाँ घनाभ का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो क्षेत्रफल में कहा था कि 3D में केवल क्षेत्रफल नहीं होता है। 3D में जो केवल क्षेत्रफल नहीं होता है, क्षेत्रफल के दो हिस्से होते हैं। एक आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, एक आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो हम इस तरह देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का कई नाम है, वक्र तल भी कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक ना। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऊपर वाला और नीचे वाला हट जाएगा। तो यह वाला इलाका, यह जो है नीचे वाला है फर्श जिसको कह लीजिए, और यह छत वाला जो ऊपर वाला है यह हट जाएगा, चारों दीवारें ही रहेंगी पार्श्व में। तो यह देखिए, यह एक आयत की तरह से होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई LB, तो यही LB हट जाता है, LB हट जाएगा। पार्श्व में क्या हट जाएगा? LB हट जाएगा। तो इस तरह बनेगा 2, यह क्या बनेगा? BH प्लस HL। तो H कॉमन ले लेंगे तो 2 क्या होगा? B प्लस L, या L प्लस B अच्छा लग रहा है, तो L प्लस B इंटू H। तो यह चारों फार्मूला लिखिए, ठीक ना, नोट करिए। चलिए इसी प्रकार से हम, सुनिएगा, इसी प्रकार से हम घन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। घनाभ का ही जो फार्मूला है उसी तरह घन का भी होता है। तो यहां से देखिए, घन में क्या है? क्यूब इंग्लिश में कहते हैं। घन में क्या है कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होने लगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो वह घन का रूप धारण कर लेगा। तो यहाँ से यह मिलाएंगे, एकदम सेम उसी तरह है। तो जो यह A है, यह दूरी A है, तो यह भी दूरी क्या हो? A हो, और यह भी दूरी क्या हो? A हो। तो यहाँ L भी A है, L मतलब लंबाई भी A है, और B चौड़ाई भी A है, और ऊंचाई H भी क्या है? A। L B H यदि सेम है, समान है, तो यह घन हो जाएगा, वह घनाभ नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा? घन। तो घन का आयतन, तो जैसे LBH कहते थे ना घनाभ के आयतन में LBH कहते थे, तो L की जगह भी है, B की जगह भी है, और H की जगह भी है। 3 बार है तो A की घाते 3 लिखिए। तो इस प्रकार से घन का आयतन A के घाते 3, A मतलब भुजा है, तो भुजा के घाते 3। तो इस तरह से यह जो है पहला फार्मूला, यह आप याद कर लीजिएगा कि घन का आयतन बराबर भुजा के घाते 3 होता है, ठीक ना। इसी प्रकार से घन का विकर्ण, किसकी बात कर ले? घन का विकर्ण, इसकी बात करेंगे तो
घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर। सुनिए, लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी है और ऊंचाई तीनों, तो 3a का स्क्वायर होगा ना, 3a का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर करणी से बाहर हो जाएगा, ए आ जाएगा, किंतु यह करणी में 3 रह जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से घन का विकर्ण का फार्मूला करणी में 3 गुणे भुजा होगा, भुजा ए है। इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा का स्क्वायर होता है। कितना होता है? 6 भुजा का स्क्वायर। इसमें एक चीज और जान जाए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो यह चारों फार्मूला आप जिस तरह घन का घनाभ का था उसी तरह यह घन का है, ठीक ना। इसे लिखिए और इसे याद करिए, ठीक ना, नोट करिए। तो घनाभ हो गया, घन हो गया। अब हम बेलन की बात करेंगे। किसकी? बेलन। बेलन में देख लें सभी फार्मूले। तो बेलन, बेलन सिलेंडर कहते हैं। तो फिगर इस तरह से बनाएंगे। यह बेलन है, जैसे यह मार्कर आपका बेलन है। रोलर, रोलर भी आपका जो जिससे सड़क बनता है वह चक्का, रोलर का चक्का, पहिया, यह भी बेलन है। यह जो मार्कर है यह भी एक बेलन है, ठीक ना। तो इसी को यह बनाया गया है। तो यहाँ से बेलन में 2 राशियां होती हैं। बेलन में कितनी राशियां होती हैं? 2 राशियां होंगी। जैसे घन में तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 राशि आ गई थी ना, यहाँ 2 ही राशि रहेगी। 2 राशि इस प्रकार से है। एक राशि यहाँ से यह है, इसको हम त्रिज्या कहेंगे, आर है। यह क्या है? त्रिज्या आर है। और यहाँ से यह ऊंचाई है, यह क्या है? ऊंचाई एच है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यह फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का, किसका? बेलन का, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहा हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहने का मतलब, जैसे यह बेलन है, यह तो इसका यह वाला हिस्सा जो यह टोटल है, यह ऊपर वाला छोड़ दें, यह नीचे वाला छोड़ दें। तो यह साइड और यह छोड़ देंगे, तो यह हिस्सा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे रोलर होता है ना, तो सड़क का निर्माण करेगा ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से निर्माण करेगा, ठीक ना। वह जिस साइड इधर और इधर से जो लगा रहता है, इससे नहीं, इसका यूज नहीं है सड़क को बनाने में, और इसका भी बस रोलर को चलाने में इसका यूज रहता है। तो जो सड़क का निर्माण होता है वह इस सतह से बनता है, ठीक ना। तो ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ देंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वह 2 पाई आर एच होता है। एक या दूसरा। तीसरा, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला वृत्त के जैसे दिखेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होंगे। तो यहां से यह 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इस तरह से होगा।
तो 2 ऐड हो जाएगा, मतलब यही रहेगा, फिर 2 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। क्योंकि जानते हैं यह अब इस तरह देखेंगे तो यह वृत्त जैसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा, इधर देखेंगे तो यह इलाका इस तरह दिखेगा, और इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब यह त्रिज्या आर है, तो इसका पाई आर स्क्वायर, तो इधर भी इसी तरह दिखेगा और इधर भी इसी तरह दिखेगा, तो 2 दिखेंगे ना, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन अगर लेना चाहेंगे तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से एच बचेगा, और यह आर स्क्वायर है, एक आर कॉमन आ गया तो एक आर बचेगा, तो यह फार्मूला हो गया। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर आपसे यह लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया कहें तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो यह 3 फार्मूला इस बेलन में हुए, ठीक ना। खोखला भी बेलन होता है, तो यहाँ ठोस बेलन की जिक्र हुआ है, ठीक, इसको नोट करिए। सुनिएगा, अब हम शंकु के बारे में जान जाएं। शंकु के बारे में, शंकु जानते हैं जोकर का जो टोपी होता है वो शंकु के आकार का होता है, ठीक। तो यह देखिए इस तरह से शंकु होता है, यह एक शंकु है, कोन है या कोनिक भी कह सकते हैं, तो यह शंकु है, ठीक। शंकु में 3 राशियां आएंगी, जिस तरह बेलन में 2 राशियां थी, त्रिज्या और ऊंचाई थी, इसमें 3 राशियां आएंगी, और घनाभ में भी 3 राशियां थी, घन में एक ही राशि जो भुजा थी, ठीक ना। इसमें 3 राशियां हैं। यह देखिए यहाँ से यह इसकी त्रिज्या आर है, यह स्लाइंट हाइट है जो तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यह यल है, और यह केवल ऊंचाई है एच है, तो 3 राशि हो गया। और यहाँ अगर इस तरह कहिए कि ये 90 डिग्री कोण बनेगा तो ये कर्ण होगा। तो सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला यह भी जान जाइए कि एच आर यल में संबंध भी होता है, एच आर यल में संबंध होता है, तो वह कर्ण का स्क्वायर मतलब यल का स्क्वायर, यल कर्ण है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है एच का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है आर है, आर का स्क्वायर, तो यह तीनों में संबंध होता है। पहला फार्मूला यही जानिए कि यल एच आर में संबंध क्या है, यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर, एकदम पाइथागोरस प्रमेय पर एकदम है, उसी से यह बना भी है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यल है तो यल का स्क्वायर, और आधार आधार ऊंचाई ऊंचाई एच है तो एच का स्क्वायर, और आधार आर है तो आर का स्क्वायर, ठीक। यहाँ दूसरा फार्मूला शंकु का आयतन, जो बेलन का आयतन है उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा। जो बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन क्या अभी पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़े हैं ना, तो इसमें आगे 1/3 लग जाएगा तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा। ये किसका आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा। आगे इसी में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय मतलब यह वाला इलाका नहीं आएगा, वृत्त वाला, ऊपर वाला आएगा। जैसे जोकर की टोपी है तो ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला नहीं आएगा, तो ऊपर वाला आएगा। तो इस तरह से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में लेटरल सरफेस, हाँ लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, तो पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। और चौथा पॉइंट इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो जाए तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस टोटल सरफेस एरिया, तो यह तो पाई आर यल रहेगा,
और यह वृत्त के जैसे होगा नीचे वाला। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कॉमन पाई आर कॉमन मिलेगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से यल बचेगा, एक आर यहाँ आ गया और पाई है तो एक आर बचेगा, तो यह फार्मूला हो जाएगा। तो तीन तो यहाँ है, एक ये संबंध वाला, 4 फार्मूला इसमें है, ये चारों याद कर लीजिएगा, ठीक ना, नोट करिए। सुनिएगा, इसके बाद एक गोला है, सुनिए, गोला स्फीयर कहते हैं। गोला में क्या है कि ये जैसे लग रहा है वृत्त, दोनों का फिगर हम तो इसी तरह बनाएंगे, गोला और वृत्त दोनों का। गेंद आपका गोला है, गेंद क्या है? गोला है। तो इसमें एक ही राशि होगी, केवल एक ही राशि होगी, त्रिज्या होगी, आर होगा। इसमें एक राशि होगी, यह आर है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहला फार्मूला। दूसरा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पृष्ठीय में वक्र पृष्ठीय नहीं कहा गया, संपूर्ण पृष्ठीय नहीं कहा गया। गोले में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ऐसा नहीं कि गोले का वक्र पृष्ठीय है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय, ऐसा नहीं होता है। वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। और यही अगर अर्धगोला की अगर बात कर ले तो अर्धगोला में इसी तरह से यह अर्धगोला है, इसकी रेडियस यह आर है, यह अर्धगोला है। कैसा है? सेमी स्फीयर, इंग्लिश में सेमी स्फीयर कहते हैं, अर्धगोला। तो अर्धगोले में क्या है? आयतन इसमें जो होगा अर्धगोले में, तो यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब था, तो इसका आधा 2/3 होगा। क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और इसमें जानते हैं सेमी स्फीयर में पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है। तो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल इसी का यह आधा हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यह 2 पाई आर स्क्वायर है, यह है, और यह भी एक वृत्त के जैसे हो जाएगा। तो एक यह वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर यह, तो एक यह 2 यह, तो वही 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो यह किसके बारे में हो गया? अर्धगोला के बारे में। और यह दोनों किसके बारे में है? गोला के बारे में, ठीक ना। यह 3D में हम यह क्लास 10 के हिसाब से जितने छोटे छोटे बेसिक फार्मूले थे वो पढ़ लिए हैं, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए।